हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज है 1 मई यानी मई का पहला दिवस और हम में से हम सब लोग जानते होंगे कि आज हम श्रमिक दिवस मनाते हैं, यानी कि आज के डे को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। तो इसी दिन आखिरकार यहाँ पर एक आपके मन में प्रश्न आ सकता है इस थंबनेल को देख करके कि क्यों मनाया जाता है गुजरात और महाराष्ट्र दिवस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ही के दिन यानी 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो 1 मई का गुजरात और महाराष्ट्र के दिवस से क्या कोई संयोग है तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में जब तक आप वीडियो के एंड तक पहुंचेंगे तो उस एंड तक पहुंचते पहुंचते इसमें मैं आपको एक तो इस श्रमिक दिवस के बारे में चर्चा कर चुका हूंगा आपसे। श्रमिक दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। फिर उसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के बारे में चर्चा करेंगे और गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस को केंद्र में रखते हुए थोड़ी सी चर्चा हम राज्य पुनर्गठन जो भारत में स्वतंत्रता के बाद हुआ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये सारे चर्चा जब समाप्त होगी तब तक आपको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से राज्य पुनर्गठन या फिर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी राज्य पुनर्गठन में आपको सहायता मिलेगी। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इसमें सहायता मिलेंगी ही मिलेंगी। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आज है विश्व श्रमिक दिवस और विश्व श्रमिक दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। कई जगहों पर इसको मे डे के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग इसको मे डे यानी मई दिवस है ना, इसको हम लोग मई दिवस या मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस ऐसे डिफरेंट नाम से जानते हैं। बहुत सारे नामों से हम इसको बोलते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी चाहिए। अब थोड़ी सी चर्चा पहले इसी बात पर कर लेते हैं कि आखिर ये मई दिवस 1 मई को क्यों मनाया जाता है। तो ये चर्चा जब हम शुरू करेंगे तो इसकी बात की शुरुआत जो है वो अमेरिका से होगी, शिकागो से। ठीक है, अमेरिका से होगी, शिकागो से। एक्चुअली वहां पर एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में 8 घंटे काम करने को लेकर के सरकार से मांग की गई और उस समय लोगों को बहुत जो घंटे हैं वो कई दफा तो निश्चित नहीं होते थे और लैंगिक आधार पर तो उसमें काफी ज्यादा मतभेद रहता ही था। निस्संदेह उस समय भारत में भी ऐसी सारी चीजें रही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हम यहाँ पे देखेंगे कि अमेरिका में तकरीबन ये जो घटना है मैं जब बता रहा हूं ये है 1886 की। 1886 की अगर हम भारत में महत्वपूर्ण अगर हम घटना देखें उसके इर्द गिर्द कौन सी है तो आप देख पाते हैं कि 1886 के आसपास आप देखेंगे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो रहा है। तो मतलब आप इसको कंपेयर करिए, जिस समय भारत में राष्ट्रवाद एक चरण के तौर पर, प्रमुख तौर पर एक राष्ट्रवादी संस्था के तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हो रही है, उस समय वहां अमेरिका में इस बात की डिमांड उठ चुकी है कि काम के घंटे जो है वो निश्चित होने चाहिए और वो 8 घंटे से अधिक ना हो। तो इसकी डिमांड हुई और डिमांड जो है उसको करने के लिए तमाम सारे लोग जो हैं वो शिकागो के ही हेमार्केट स्क्वायर पे आकर के इकट्ठे हो गए। लेकिन जब इस आंदोलन ने उग्र रूप धारण करना शुरू किया तो सरकार ने यहां पर बल प्रयोग किया और उस बल प्रयोग में इसी हेमार्केट स्क्वायर में इकट्ठा होने वाले बहुत सारे जो नागरिक हैं उनको जान से हाथ धोना पड़ा। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए। ये जो पर्टिकुलर घटना है इसको हम लोग हेमार्केट अफेयर्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो हेमार्केट अफेयर्स है, इस जब ये आंदोलन जब ये हुआ, उग्रता आई, इसमें हिंसा हो गई जब इसमें बहुत ज्यादा, तो इससे और जो है यूरोपियंस जो थे और खास तौर से यूरोप में तमाम सारी जो समाजवादी संस्थाएं थीं वो एक्टिव हो जाती हैं और इस डिमांड को और ज्यादा तेज करना शुरू कर देती हैं कि हमें 8 घंटे काम के लिए चाहिए। और इस घटना की याद में उन्हीं समाजवादी समूहों के द्वारा अगले ही वर्ष यानी 1886 या 1889 के बीच, ये काफी लंबा दौर बीता और लोगों ने इसमें जो है इसको एक दिवस के रूप में, एक श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया। तो श्रमिक दिवस मनाए जाने का श्रेय जो है इस घटना के बाद यूरोप के कई सारे समाजवादी जो समूह हैं उनकी डिमांड्स के आधार पर आता है। तो तब से जो है पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय रूप से अगर देखा जाएगा तो श्रमिक दिवस मनाया जाता है। रही बात भारत की, तो भारत उस समय इंडिपेंडेंट नहीं है, भारत इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अभी भी
जब भारत में इसको मनाया जाना शुरू किया गया तो वो डेट है 1 मई। 1 मई को भारत में ही मनाया गया, लेकिन वर्ष जो है वो 1923 है। तो भारत में श्रमिक दिवस जो है वो 1 मई सन 1923 से मनाया जाना शुरू किया गया है। और इसकी डिमांड जो है वो चेन्नई की एक पार्टी है, किसान पार्टी है, इसको हम लिख सकते हैं किसान पार्टी ऑफ किसान, इसका नाम ही था किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान। तो ये जो किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान है ये चेन्नई की है, मतलब मद्रास की ये पार्टी है। और इसने जो है 1 मई 1923 से भारत में ये जो श्रमिक दिवस है इसको मनाए जाने की परंपरा शुरू करी। तो ये तो एक छोटा सा इतिहास था भारत के और विश्व के श्रमिक दिवस के रूप में। ये यहाँ से करंट अफेयर्स का ये पॉइंट आपके लिए ज़रूर अपडेट हुआ होगा डेफिनेटली। लेकिन हम सिलसिले में जब आगे बढ़ेंगे तो हमको महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस के बारे में भी जानना है। तो 1 मई को ही क्यों मनाया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस? इसका कोई बहुत कठिन आंसर नहीं है, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। क्योंकि इनका एस्टैब्लिशमेंट जो है, या यूं कह सकते हैं कि ये जो पृथक राज्य के रूप में इनका जो गठन है, इनका पृथक राज्य के रूप में गठन 1 मई सन 1960 को हुआ था। तो इसीलिए 1 मई 1960 को ऑब्वियस सी बात है कि उस समय भी ये श्रमिक दिवस है, तो ये श्रमिक दिवस के दिन ही एस्टैब्लिश हुए हैं, इसलिए हम श्रमिक दिवस के रूप में, या 1 मई श्रमिक दिवस के दिन जो है यानी 1 मई को हम इन दोनों राज्यों के स्थापना दिवस मनाते हैं। फिर ये दोनों ही राज्य उसी दिन क्यों एस्टैब्लिश हुए? इसके पीछे भी बड़ा सिंपल सा रीजन है कि ये एक संयुक्त राज्य हुआ करते थे जिनको हम लोग बॉम्बे के तौर पर जानते थे, बट बाद में विभाजन हुआ। तो जो महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। महाराष्ट्र में इसकी स्थापना दिवस को महाराष्ट्र दिन कहा जाता है। महाराष्ट्र या महाराष्ट्र डे या महाराष्ट्र दिन या महाराष्ट्र दिवस, इस रूप में हम इसको पहचान देते हैं। और गुजरात में इसको कुछ लोग गुजरात दिवस या फिर गुजरात गौरव दिवस इस रूप में मनाते हैं। तो ये जो गुजरात गौरव दिवस है या गुजरात दिन है, इस दिन या महाराष्ट्र का जो दिन है, महाराष्ट्र दिवस जो है, इस दिन ये लोग अपने जो सांस्कृतिक पहलू हैं, जो अपना इतिहास है, इन सब चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं और इसी के माध्यम से अपने राज्य के स्थापना दिवस की खुशी जो है वो मनाते हैं। अपने राज्य को लेकर के काफ़ी ये लोग प्रोग्रेसिव रहते हैं यहाँ पर, तो उस वजह से काफ़ी खुशी रहती है, तो वो बड़े धूमधाम से दोनों ही राज्यों में इसको जो है वो मनाया जाता है। तो ये बेसिकली जो हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात के जो स्थापना हो रहा है उसके पीछे की पूरी कहानी को हमें समझना होगा और मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ से थोड़ा सा पॉलिटी और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का पार्ट जो है वो मैच होगा या मिक्स होगा। तो होता कुछ यूं है कि संयुक्त महाराष्ट्र समिति, ये समिति का एक नाम आपको याद रखना है। संयुक्त महाराष्ट्र समिति नाम की एक कमेटी है, यूनाइटेड महाराष्ट्र कमेटी इसको हम बोल सकते हैं, या संयुक्त महाराष्ट्र समिति इसको कहा जाता है। 1956 में इसका गठन किया गया। साथ ही 1953 के आसपास से एक आंदोलन चल रहा था, महागुजरात आंदोलन। तो दो चीजें हैं, एक तो संयुक्त महाराष्ट्र समिति और एक है महागुजरात आंदोलन। ठीक है, महागुजरात आंदोलन। ये सब जो आंदोलन है ये उस समय चलाए जा रहे हैं जिस समय बंबई नाम का या बॉम्बे नाम का, इंग्लिश में आप बॉम्बे कहेंगे या हिंदी में आप बंबई कहेंगे, बंबई नाम का एक प्रांत है। तो आज के समय में जो आप वर्तमान में गुजरात देखते हो और जो महाराष्ट्र देखते हो, इसको संयुक्त तौर पर बॉम्बे के तौर पर जाना जा रहा है उस समय तक। और इस बॉम्बे में भाषाई आधार पर प्रमुख तौर से 3-4 तरीके के भाषाई रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर रहते हैं, यानी कि भाषा को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, जिसमें खास तौर से आप देखेंगे कि मराठी, कोंकणी और कच्छी और गुजराती ये भाषा बोलने वाले प्रमुखता से इस बॉम्बे राज्य में इस तरीके की 4 भाषा बोलने वाले 4 प्रमुख जातियों भाषाई लोगों का यहाँ पर निवास है। और इस आधार पर इसको पृथकता से एक बॉम्बे राज्य के रूप में स्वतंत्रता के बाद जो है वो मान्यता मिली हुई है। लेकिन आगे चल करके इन कैंपेन्स के द्वारा या इन आंदोलनों के द्वारा ये मांग करी गई कि हमें भाषाई आधार पर मराठी और कोंकणी के आधार पर अलग
और कच्छी और गुजराती के आधार पर अलग राज्य यानी पृथक राज्य जो है वो हमें घोषित किया जाए। ये डिमांड जब बहुत ज़्यादा क्रिएट होनी शुरू हुई तो फाइनली भारत सरकार ने 1959 में एक पैनल गठन किया और उस पैनल के द्वारा बॉम्बे पुनर्गठन आयोग आता है और उस बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम को लेकर के उसके द्वारा बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम आता है। फिर बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 1960 में इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले आपके दिमाग में कहीं ये बात ना आ जाए कि इस तरह से क्या बॉम्बे और गुजरात पहले ऐसे राज्य हुए जिन्होंने अपने को भाषा के आधार पर पृथक करके एक अलग राज्य के रूप में एस्टैब्लिश करने की मांग करी और वो अंततः बने? तो इसका उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहले ऐसे राज्य नहीं है। और दोनों ही राज्यों का गठन 1 मई 1960 को क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ही पहले संयुक्त रूप से एक ही थे और उन्हीं को 2 भागों में विभाजित किया। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर 2 राज्य बनने थे। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि ये पैनल जांच करेगा, देखेगा कि इसको क्या किया जा सकता है। अंततः उसने ये डिसाइड किया है कि इस आधार पर हम इसका विभाजन कर सकते हैं। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और हम आपको पूरा थोड़ा सा एक प्रदर्शन करना चाहेंगे कि जिसमें आपको ये थोड़ा सा समझ में आए कि भारतीय पुनर्गठन आयोग जो है वो किस तरीके से आया है, राज्यों में पुनर्गठन आयोग जो है वो किस तरीके से काम किया है, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ है, इन सब चीज़ों पर थोड़ी सी चर्चा हो। और आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि 7 मई 2024 से एक नया बैच जीएस फाउंडेशन बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है। अगर अभी तक आपने 2025 के लिए किसी बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो अब देर होना शुरू हो चुकी है, परंतु अभी भी स्थिति नियंत्रण में है। तो जरूर आप जो है इस बैच से जुड़ जाइए। 2025 तक का सब कुछ इसमें प्रिपेयर कराया जाएगा। इनफैक्ट अगर आप 2026 की भी तैयारी करते हैं तो इसकी वैलिडिटी के अकॉर्डिंग ये आप 2026 के लिए भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। मजे की बात यह है कि इस बैच में आप एक बार इनरोल हो जाते हैं तो आपको अलग से कुछ भी परचेज नहीं करना पड़ता है। इनफैक्ट बुक्स भी आपको परचेज करनी नहीं पड़ती है। 18 किताबों के सेट के साथ आपको ये यूपीएससी का बैच मिल जाएगा, जिसमें हम प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स वगैरह मिलेंगे, बुक्स आपको ये हार्ड कॉपी के तौर पर आपके घर में जो आप एड्रेस दोगे कुरियर के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। साथ ही साथ आपको मेंटरशिप प्रोग्राम इसमें दिया जाएगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए हम अलग से आपका क्रैश कोर्स इसमें देंगे। प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाने पर हम आपको यहाँ दिल्ली आना है, हम अपने खर्चे पर आपको यहाँ पर रखेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे और पढ़ाएंगे। सब कुछ चीजें यहाँ पर चलेंगी हम सबके खर्चे पर, हमारे खर्चे पर। मतलब आपको इसमें कोई खर्चा नहीं करना है। स्टडी IQ आपको यहाँ पर सारी सुविधाएं मुहैया कराएगा, मेंस की स्पेशल तैयारी कराएगा। फिर जब आप इंटरव्यू के लिए आगे जब क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू में भी हम निःशुल्क आपकी पूरी सहायता करते हुए दिखाई देंगे। तो ये P2I बैच है, जीएस का ये पूरा फाउंडेशन बैच है, आप इसको ले सकते हैं। किसी भी बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस बैच को आप विरद लाइव कोड के साथ में 27,999 में प्राप्त कर लेंगे। शाम का ये बैच है, शानदार बैच चलेगा, जरूर पढ़ाई कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसमें एक चीज और बता देना चाहते हैं आपको यहाँ पर। जैसा कि हम भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इसको बहुत डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, यही भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अमृत उपाध्याय सर ने यूट्यूब पर ही M लक्ष्मीकांत की पूरी सीरीज जो है कंप्लीट कराई है। उसमें राज्य पुनर्गठन के नाम से जो है एक टॉपिक है, उस टॉपिक को आप देख सकते हैं। उससे पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हालांकि हम इसमें पूरी डिटेल नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी आपके काम की डिटेल आपको यहाँ पर जरूर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं ये कौन है? उस समय जब बात हो रही है 1947 की, स्वाभाविक सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन अभी बनके तैयार नहीं हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। तत्कालीन समय में संविधान सभा जो है उस संविधान सभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, वो उनकी अध्यक्षता में, और उस समय जब यहां पर मामला 1947 का आप देख रहे हैं, तो भारत की आजादी के समय ही जब राज्यों का गठन होना जब शुरू हुआ, तो उसी समय से ही राज्य के पुनर्गठन की मांग होनी शुरू हुई है और भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने की मांग शुरू हुई है। ये हुआ कि राज्य जो भारत के अंदर संघ के अंदर होंगे वो भाषाओं के आधार पर विभाजित होने चाहिए। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स ऐसे थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ऐसे थे जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे और उनका मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो ये एक संघर्ष का मुद्दा हुआ, ये एक डिमांड का मुद्दा हुआ। डिमांड्स होती रही, कुछ लोग इत्तेफाक रखते थे, कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो आखिर जब ये मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और इस पर एक क्लियर डिसीजन लेने की बारी आई, तो संविधान सभा की तरफ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर भारतीय प्रांत आयोग का गठन किया गया। और भारतीय प्रांत आयोग का गठन करके यह कहा गया कि 27 नवंबर 1947 की बात है, भारतीय प्रांत आयोग का गठन करके यह कहा गया है कि आप ये स्कोप देखिए कि भाषा के आधार पर किस प्रकार राज्य का गठन या राज्यों का गठन किया जा सकता है। इस बात का उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए, यह कहा गया इस आयोग से। परंतु इस आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जो कि 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत करी, तो उसमें भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास, इनके आधार पर, इन सब के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सलाह दी, और सलाह देने के साथ यह भी कि कैसे इनका गठन किया जा सकता है। इसी समय कांग्रेस की कार्य समिति ने, वर्किंग कमेटी ने एक समिति बनाई जिसका नाम हुआ जेवीपी समिति, जिसमें 3 सदस्य हैं। जेवीपी, जे स्टैंड्स फॉर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। वी स्टैंड्स फॉर वल्लभ भाई पटेल, और पी स्टैंड्स फॉर पट्टाभी सीतारमैया। इन 3 लोगों की यह समिति गठित हुई, और इन 3 लोगों की समिति ने 1 अप्रैल सन 1949 को यह बात सामने रखी, या इस बात का विरोध किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। यानी कि इन्होंने भी ये कहा कि राज्य का पुनर्गठन या राज्यों का गठन जो है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्हीं सब चीजों के आधार पर होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि क्या उस समय इस तरीके के आयोगों और समितियों के द्वारा यह निर्णय लिया जाना कि प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय या फिर विकास के आधार पर हमें राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या भाषा के आधार पर पुनर्गठन करना ठीक है? क्या संस्कृति के आधार पर पुनर्गठन करना ठीक है? क्या प्रशासनिक या भौगोलिक आधार पर पुनर्गठन करना ठीक है? किस आधार पर आप समझते हैं कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए या होना चाहिए था? आपके विचार क्या हैं? आप जरूर कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अब ये मुद्दा जो है जब बहुत ज्यादा बढ़ गया और जब इस तरीके के डिसीजंस आने शुरू हुए, तो इसका प्रबल विरोध होना शुरू हुआ, और इसी विरोध में एक विरोधकर्ता का नाम आता है जिनका नाम है पोट्टी श्रीरामल्लू। पोट्टी श्रीरामल्लू ने इस बात पर अनशन करना और विरोध करना शुरू किया, और लगातार अनशन करते हुए 15 दिसंबर सन 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। तकरीबन 56 दिन का उन्होंने लगातार जो है 56 डेज का उन्होंने क्या किया, अनशन किया, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। मांग ये थी कि हमें भाषा के आधार पर पृथक राज्य का गठन चाहिए। आंध्र में इस तरीके की जब घटना घटित हुई आंध्र भाषाइयों के आधार पर, तो ये एक बहुत बड़े लीडर भी थे और ये बहुत बड़ी घटना भी घटित हो गई। तो राज्य की इस मांग को लेकर के, जो मांग करता है उनकी इस मांग को लेकर के सरकार को राज्यों के गठन में इस डिमांड को उस समय तत्कालीन तौर पर स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंसक और बहुत ज्यादा उत्तेजित टाइप का माहौल बन गया था। फलतः 1 अक्टूबर सन 1953 को आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य हुआ, फर्स्ट ऐसा राज्य हुआ जो भाषाई आधार पर गठित किया गया। इस तरीके से भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य हुआ वो कौन हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश इस तरीके से भारत का पहला राज्य हो गया जो भाषा के आधार पर गठित किया गया। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपके घर में अगर आप माता पिता हैं और आपकी एक से अधिक संतानें हैं, अगर आपने एक संतान की एक डिमांड को पूरा किया है और वही डिमांड अन्य लोगों की भी हो,
तो स्वाभाविक सी बात है कि शेष जो संतानें हैं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आपके पास में वही इच्छा पूरी ना करने का आपके पास में कोई बहाना नहीं होगा, अर्थात उनकी भी बात आपको माननी पड़ेगी। हुआ वही, आंध्र प्रदेश के इस प्रकार से भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने, सक्सेसिवली गठित होने की कंडीशन को देखते हुए तमाम सारे राज्यों ने इसी प्रकार से भाषा के आधार पर अपने पुनर्गठन की मांग करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि सरकार को इसके ऊपर जांच के लिए एक आयोग गठित करना पड़ा, जिसमें 4 सदस्यीय आयोग गठित किया गया फजल अली की अध्यक्षता में, जिसे बोला गया फजल अली आयोग। 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ और फजल अली आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 30 दिसंबर 1955 को सौंप दी। और इसमें जो है राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन गठित करने की सलाह दी गई और तमाम प्रकार के उसके दूसरे तरीके सुझाव दिए गए। फाइनली इस चीज को मानने के लिए स्वाभाविक तौर पर जो पुनर्गठन आयोग जो है उसका गठन करना पड़ा। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो लाए गए। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया और इसके माध्यम से मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग की ही रिकमेंडेशन के आधार पर फिर आगे चल करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हुए 7th अमेंडमेंट हुआ, 7वां संशोधन हुआ और इस 7वें संशोधन के माध्यम से राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1956 का गठन करते हुए तमाम सारे राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया जाना शुरू किया गया। तो जब अब ये बात आ गई 1956 के आसपास तक की, अब इस चीज को यहां पर आकर के रिकनेक्ट करिए। अब इस चीज को यहां पर आकर के आप जब रिकनेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर क्या हुआ। भारत सरकार ने 1959 में अब 1956 में तो आयोग बनी गया है, अलग अलग राज्य स्टैब्लिश होने शुरू भी हो चुके हैं। इस क्रम में जब यही डिमांड बॉम्बे में होनी शुरू हुई और इन भाषाओं के आधार पर पृथकता की बात आती है तो 1959 में इस बात की जांच की गई कि किस आधार पर हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। रिकमेंडेशन यह हुआ कि मराठी कोंकणी और कच्छी और गुजराती, इन 2 के आधार पर हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर मैप पे देख करके समझ सकते हैं कि जैसे ये गुजरात वाला जो इलाका है इसमें गुजराती और ये जो कच्छ वाला इलाका है इसमें कच्छी भाषा बोली जा रही है, जबकि यहाँ पर जो अमूमन तो आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा होती है और इधर वाला जो रीजन है, जो कोंकणी रीजन है, ठीक है, जो इधर से नीचे से शुरू होता है, जो कोंकण तट जहाँ से शुरू होता है, नॉर्दर्न कोंकण रीजन जो हमारा शुरू होता है, वहाँ वाला जो हिस्सा है वहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है के आधार पर इसमें 2 तरीके से इसका विभाजन किया गया और फाइनली 1 मई 1960 को अधिनियम बनाते हुए इसको क्या कर दिया गया। ठीक है, ये चीज यहां पर लाई जानी शुरू कर दी गई। तो ये संविधान संशोधन होने शुरू हुए। संविधान संशोधन के बाद स्वाभाविक सी बात है कि बॉम्बे राज्य के लिए उसको मान्यता देने के लिए तमाम सारे हंगामे हुए। अभी जो तमाम सारे हंगामे हुए ये भी फिर वही है। इसमें मैंने आपको शुरुआत में ही मैंने बताया कि इसमें शुरुआत में जैसा कि आपने देखा था कि यहां पर जब महाराष्ट्र की मांग हो रही है तो महाराष्ट्र की मांग के लिए आपने देखा कि संयुक्त महाराष्ट्र समिति और महागुजरात आंदोलन जो है इस तरीके की डिमांड करना यहां पर शुरू करते हैं। तो वही चीज मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा कि जब बॉम्बे को मान्यता दी जानी शुरू करी गई तो उन दोनों आंदोलन और समितियों के द्वारा बॉम्बे के पुनर्गठन के लिए आंदोलन वगैरह जो है वो किए जाने शुरू किए गए हैं। तो भारत सरकार के द्वारा बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, वो 1960 में जो है वो क्या किया गया, 1960 में पारित किया गया और इसी के पारित हो जाने से बॉम्बे तो अब एक वहां का महाराष्ट्र के अंदर का एक भाग है, स्वाभाविक सी बात आपको मालूम ही है। तो उसके आधार पर गुजरात और उसके आधार पर महाराष्ट्र, इनको जो है वो क्या किया गया, पृथक राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया। तो यह आंदोलन इस तरीके से सक्सेसफुल रहा। वर्तमान समय में हर साल 1960 के बाद से लगातार अभी तक दोनों राज्य अपनी स्थापना 1 मई को इसी प्रकार से मनाते चले आ रहे हैं। मुंबई जो है इसके लिए कई सारे कार्यक्रम, ठीक है, कई सारे जो कार्यक्रम हैं उनका आयोजन करती है। ठीक है, कई सारे जो कार्यक्रम हैं उनका आयोजन करती है और ये जो आयोजन करते हैं इस आयोजन में मतलब बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, अवेयरनेस कार्यक्रम होते हैं। और इसी तरीके से गुजरात जो है, जैसे मुंबई दादर में इन सब चीजों का आयोजन करता है, वैसे ही साबरमती झरने के पास में गुजरात जो है इसमें सभा आयोजित करके तमाम सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए
अपने इस राज्योत्सव को मनाते हैं। गुजरात गौरव दिवस के रूप में, महाराष्ट्र स्थापना दिवस के रूप में इन राज्यों को सेलिब्रेट करता है। तो ये मैंने पूरी जानकारी दी। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आपने इससे संबंधित कुछ नोट्स जो बनाने होंगे वो बनाए होंगे। फिलहाल इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम है virad.dube इस नाम से आप टेलीग्राम में हमें सर्च कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है और किसी प्रकार की कोई क्वेरी है और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो virad.dube@studyiq.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। आप हमारे इस ईमेल पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो आपका दिन कैसा रहा और ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी कोर्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू की तरफ से ऑप्शनल बैचेस भी शुरू किए जा चुके हैं जिसमें PSIR और हिस्ट्री, इतिहास वैकल्पिक विषय अब आपके सामने है। उसमें भी आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए न्यूनतम शुल्क के साथ एडमिशन ले सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।